जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री के क्लास में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं, मेंडलीव का आवर्त सारणी, जो हम आज इसे विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम, देखिए इन्होंने नियम कब दिया था? 1869 में इन्होंने नियम दिया। कह रहे रूसी वैज्ञानिक दमित्र मेंडलीव ने 1869 में तत्वों का नया वर्गीकरण किया। मतलब इन्होंने अपना तरीका से तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया। मतलब कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार इनको सजाया जा रहा है। परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को इन्होंने सजाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ तत्वों के बाद समान गुण वाले तत्व फिर से दिखाई देते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब था कि एक टाइम के बाद जो हम तत्व को सजा रहे हैं बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, तो एक टाइम के बाद तत्व का जो गुण है ना रिपीट होने लग रहा है, मतलब समान दिखाई देने लग रहा है। उन्होंने पाया कि तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब कि चेंज हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर से वह समान गुण तत्वों के अंदर पाया जाने लग रहा है। कार्य कुछ तत्वों के बाद समान गुण वाले तत्व दोबारा मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तत्व के गुण के कारण दोबारा मिल रहे हैं। मतलब कि हम जैसे परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उन्हें सजा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये गुण उनमें तत्वों में रिपीट होने लग रहे हैं। चलिए कह रहे हैं इन्होंने पाया, जब इन्होंने अपने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया तो पाया कि तत्वों के गुण में क्रमिक परिवर्तन होता है। मतलब परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक के बाद एक में दूसरे में। कुछ तत्वों के बाद समान गुण तत्व फिर से मिल रहे हैं। कह रहे मेंडलीव का आवर्त नियम देख लीजिए। तत्वों के भौतिक, जो उनके भौतिक है, एवं रासायनिक गुण, ये दोनों गुण जो उनके पास है, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब कि उनका परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन ही होंगे, इनका भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो। कह रहा एग्जाम्पल में आज रखिए तो इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। यदि तत्वों का बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रमांक में आप सजाइए, देखिए यहाँ लिथियम है, लिथियम का कितना परमाणु द्रव्यमान है? तो आपका 7 है, क्योंकि परमाणु संख्या इसकी 3 होती है। कह रहा है कि अब सोडियम को देखिए, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपको पता है कि 23 होता है। उसी तरह से आपका पोटेशियम है 39। तो कह रहा है पहला लिथियम, सोडियम, हम तीनों पोटेशियम, तीनों क्षारीय धातु है। मतलब इनका गुण क्या हो रहा है? एक दूसरे से मैच हो रहा है। मतलब इनको एक सारणी में रखा जा सकता है एक जगह पे। तीनों की संयोजकता भी आपको एक है, मतलब इनके गुण भी एक ही हैं। तीनों के रासायनिक गुण समान दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक तरह से इनका सब कुछ मैच कर रहा है, तो आप इसे एक ग्रुप में रख सकते हैं। इन्होंने कहने का मतलब इनका वही है। इससे पता चलता है कि कुछ तत्वों के बाद समान गुण वाले जो समान गुण है फिर से मिलते हैं। यही मेंडलीव का क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम है। इन्होंने यही बताया था कि एक तत्व जो है हम उसे सजा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद उनके गुण को क्या हो रहा है? बार बार मतलब रिपीट होने लग रहा है, मैच होने लग रहा है उनका गुण। अब देखिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी आप, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया उस टाइम पे जब उन्होंने, तो उनके समय में देखिए 63 ही तत्व उनको मालूम था। मतलब उस समय खोज सिर्फ 63 ही तत्व का एलिमेंट का हुआ था। 1871 में उन्होंने तत्वों का आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। उन्होंने जब सजाया था, तो ये डेट दे रहा है कि कब उन्होंने रखा, ऐसे सजाया उसको। तत्वों के उनके गुणों के आधार पर समूहों में रखा गया। कार्य कि गुण जैसे जैसे उनको मैच किया, उसी तरह से उन्होंने आवर्त सारणी में उसको व्यवस्थित कर दिया, मतलब कि रख दिया। कह रहा है कि देखिए यहाँ कॉपर है, सिल्वर है और आपका गोल्ड है, को वर्ग कितना में रख दिया गया? वर्ग 8 में रख दिया गया। आप यहाँ देख लीजिए इसको किस तरह से उन्होंने अपना सारणी में व्यवस्थित किया। ये उन्होंने जो सारणी दिया ना 1871 में दिया, इसमें देखिए जो आपका रख रहे हैं धातु को, और इधर तरफ से आपका वर्ग बना रही है। हम 8 तक गए हैं, 1 से लेके 8 तक। यहाँ उन्होंने इन धातुओं को रख दिया जो आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इस प्रकार मेंडलीव ने गुणों के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करके पहली आवर्त सारणी बनाई। ये उनका आवर्त सारणी जो था, ये पहला था जो उनकी 1871 में इनका बना।
कह रहे हैं कि मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषताएं। देखिए, इन्होंने जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया उसमें क्या क्या इन्होंने रखा। कह रहा है कि वर्ग और उपवर्ग में इसको बांटा। कह रहे हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं, जो आपको इस तरह से ये जो दिख रहा है ना, ये लाइन, ये पूरा यहाँ से 1 से लेकर के 8 तक यही वर्ग है। ये देखिए वर्ग है। और ये जो 1 2 3 4 ये 7 तक आ रहा है ना, ये आपका क्या है? यही है आपका आवर्त है। मतलब सारणी का क्षैतिज जो बंटवारा है ना, इसी को हम आवर्त बोलते हैं। यही आपका आवर्त है। इस तरह से धातुओं को रखा गया। इन वर्गों को रोमन अंकों में दर्शाया गया। तो 1 से लेकर 8 तक आपने वर्ग को देख लिया कि इस तरह से रखा गया है। प्रत्येक वर्ग को ए और बी उपवर्ग में बांट दिया। देखिए, एक वर्ग है ना पहला, इसको ए और बी दो उपवर्गों में इन्होंने बांट दिया। इसी तरह से सबको उपवर्ग में बांट रहे हैं। देखिए यहाँ किस तरह से सबको दो दो उपवर्गों में बांट रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर ही ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए सबको दो और उपवर्गों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 8 को इन्होंने 3 वर्गों में डिवाइड किया था, यहाँ अच्छा से नहीं दिया है। कह रहे कि इस तरह से आपका वर्ग हुए कितने, 8 वर्ग हो गए थे। और उपवर्ग आपका ए बी करके बंटवारा किया गया था। और वर्ग कह रहे हैं कि वर्ग 0 में निष्क्रिय धातुओं को इन्होंने रखा था, जो अक्रिय होते हैं, जो रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसे ही वर्ग के तत्वों को रासायनिक गुण समान होते हैं। इन्होंने प्रत्येक को 2 भागों में बांटा था, ए बी में, जिसे उपवर्ग कहा गया। एक ही वर्ग के तत्वों को रासायनिक गुण समान होते हैं, इन्होंने बताया। लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही वर्ग के फर्स्ट के ए में इनको के तत्व है, इसलिए इनके गुण क्या है, मिलते जुलते इनको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी। आप इसे डिटेल से अच्छा से देखिए। बोला ना वहां की गड़बड़ थोड़ा सा हुआ है, दिया है। यहाँ देखिए इसको 3 वर्गों में बांट दिया है इन्होंने। बाकी सबको ए बी करके उप ग्रुपों में बांटा था, जितने इनके पास वर्ग थे। तो वर्ग आपका था सीधे वाला वर्ग है 1 to 8, लेकिन जो आवर्त है ये 1 to 7 है। ठीक है, ये देखिए सारे धातुओं को रखा गया है। इसमें कुछ जगह खाली भी आपको दिखाई दे रही होगी। सबको देखिए इन्होंने 7 तक को ये उपवर्ग में बांटा था, ये भी, लेकिन इसको 3 उपवर्ग में बांट दिया है। कह रहे हैं कि इसमें धातु और धातु अधातु निष्क्रिय सभी को इन्होंने रखा, शून्य को इसमें रखा गया था इनके अलग वर्ग में। मतलब अलग वर्ग बना दिया गया जिसमें निष्क्रिय अक्रिय धातुओं को रखा गया। अब देखिए लेथेनाइड व इमेक्टिनाइड का स्थान भी इन्होंने दे दिया था। मतलब कुछ धातुओं उसमें नहीं अट पाए, जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें एडजस्ट नहीं कर पाए, तो इन्होंने गुण भी मैच वैच नहीं हो रहा था, तो इन्होंने लेथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से इन्होंने अलग अलग ग्रुप में इसे भी डिवाइड कर दिया था। लेथेनाइड को दुर्बल मृदा तत्व बोलते हैं, इसको बहुत कम पाए जाते हैं। और एक्टिनाइड को कृत्रिम तत्व बना, मतलब इसको मानते हैं ट्रांस यूरिक, मतलब चेंज करके नए नए पदार्थ बनाए जा सकते हैं। ये था आपका। कहा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं हमने अभी पढ़ रहा था, तो इसमें आवर्त है, विशेषताएं ही हम पढ़ रहे थे, उपवर्ग वर्ग उपवर्ग, आवर्त भी उसकी विशेषता ही है। तो यही देखिए जो आपको ये दिख रहा है ना, यही इसकी आवर्त है और इधर वाला वर्ग है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त बोलते हैं। ये आपको क्षैतिज दिख रहा है ना, इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं कि ये है जो आपका आवर्त है। कुल 7 आवर्त है। कितने तक यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, 7 तक, तो ये 7 आवर्त है। इन्हें 1 से 7 तक क्रमांकित किया गया है। हाँ, इसे काउंट किया गया है। यहाँ देखिए बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हम बाएं, मतलब इधर से हम इधर की तरफ जाएंगे, तो मतलब कि जो आपके पास एलिमेंट है उनको गुणों में क्या होगा, बदलाव आता जाएगा, चेंज होते जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में भौतिक रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन आते हैं, मतलब चेंज आने लगते हैं। आगे देखिए इसका है विस्तृत अध्ययन, मतलब उपयोगिता हम पढ़ेंगे कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया उसका उपयोगिता कहाँ कहाँ हुआ। उपयोग हमने कहा कि हाँ इसका किया वैज्ञानिकों ने। कह रहा विस्तृत अध्ययन में सुविधा, जो उन्होंने वर्ग उपवर्ग आवर्त ये बताया उसके अनुसार विस्तृत अध्ययन करने की सुविधा मिलने लगी। समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। इन्होंने बता दिया था ना कि एक वर्ग में हम रखेंगे जो समान गुण वाले हैं। इससे तत्वों के गुणों का अध्ययन आसान हो गया है। इससे मतलब जो वैज्ञानिक आएंगे उनको आसानी मिलेगा कि क्या क्या चीजें खोज हो चुकी है।
एक वर्ग के एक तत्व को जानकर अन्य तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वर्ग में किस तरह के तत्व आएंगे और क्या गुण उनका हो सकता है। मेंडलीव द्वारा समान गुण वाले तत्वों के एक वर्ग में रखने से तत्वों के गुणों का अध्ययन बहुत आसान हो गया। मतलब बहुत पता चलने लगा कि अब किस धातु अगर नया आ रहा है तो हम किस वर्ग में इसको लेके जाएं। कह रहा है कि आप देखिए संयोजकता के ज्ञान कैसे हुआ। एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होती है। अगर एक वर्ग के तत्व है तो उनकी संयोजकता मतलब कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो संयोजकता उनकी सेम होगी। आवर्त में संयोजकता क्रमशः बदलती है। मतलब कि आवर्त में संयोजकता क्या होती है, बदलती है। इससे तत्वों के रासायनिक गुणों और यौगिक बनाने की क्षमता को समझने में सहायता मिलती है। ये सब इनके वर्ग उपवर्ग आवर्त ये सब करने से इनको बहुत ज्यादा सुविधा अब आगे बढ़ने लगा तत्वों को बंटवारा करने में या उनके गुणों को जानने में। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखिए सोडियम का भी एक है, मैग्नीशियम का भी एक है सर। मैग्नीज का संयोजकता 2 है, एल्युमिनियम का 3 है, सिलिकॉन का 4 है। तो इसी तरह से संयोजकता इनकी अगर बन रहा है तो इनको एक ग्रुप में ऐसा जिस सोडियम वाला में रख सकते हैं जिनकी संयोजकता 1 होगी, मैग्नीज वाला में रखेंगे जिनकी संयोजकता 2 होगी। उसी तरह से सबका मतलब जिनकी संयोजकता 4 होगी तो 4 वाला में रखेंगे। इस तरह ने संयोजकता के आधार पर इन्होंने बताया। एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होगी। अगर एक वर्ग में है, पहला वर्ग में है तो सबकी संयोजकता सेम होगी तथा आवर्त की संयोजकता क्रमशः बदलती जाती है। तो आवर्त की संयोजकता बदलेगी लेकिन वर्ग की संयोजकता क्या होगी, सेम होगी। कह रहा है कि अनुसंधान कार्य में भी सहायता मिला इनकी जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया उनसे। अनुसंधान कार्य में सहायता, आवर्त सारणी से किसी तत्व के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, इन्होंने जैसे आवर्त का नियम दे दिया अब अन्य तत्वों का अनुमान लगाया जाने लगा। इससे नए तत्वों के खोज और इसके अध्ययन से सहायता मिली। आपने देखा होगा जो हमने दिखाया उसमें बहुत सारा खाली जगह छोड़ दिए थे मेंडलीफ ने। इनको अनुमान था कि नए तत्वों का खोज होंगे और इन जगहों को आके भरेंगे। खोजों से अध्ययन की सहायता मिलने लगी। सो लोग मतलब वैज्ञानिकों को लगने लगा कि नए तत्व आएंगे और इनके जगह को खाली है जो उनको भर देंगे। रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया और उनको पता चलने लगा कि कैसी कैसी धातु अगर आएगी तो किस वर्ग में हमें रखना चाहिए उनको। आवर्त सारणी के तत्वों को अध्ययन, खोज, अनुसंधान कार्य को सरल और व्यवस्थित बनाए। देखिए इनका जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया तत्वों के वर्गीकरण के लिए। इन्होंने जो जो चीजें बताया वो आगे के लिए बहुत सारे रास्ते को मार्ग को मतलब आसान कर दिया। इस तरह से आगे देख लीजिए कि इनके दोष भी हैं। मतलब इन्होंने जब पूरी तरह से अपना आवर्त सारणी बनाया उसमें मतलब बहुत सारी खामियां भी रह गई जिसके वजह से इनका पीरियोडिक टेबल आगे तक रन नहीं कर पाया। मतलब प्रचलन में हमेशा के लिए नहीं रहा जो हमेशा आज हम यूज करते हैं आधुनिक वाला। अब कह रहा है हाइड्रोजन का स्थान। देखिए यहाँ फर्स्ट में हाइड्रोजन का स्थान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि इनकी संयोजकता देखे ना आपने 1 2 3 4 चेंज कर करके रखा है। तो इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम हाइड्रोजन को किसके साथ रखें। ये कैसा गुण दर्शा रहा है। तो देखिए क्षार धातुओं से समानता, इनके कंपैरिजन करवा रहे हैं हाइड्रोजन को हम क्षार धातु से। विद्युत धनात्मक होता है क्षार धातु, ठीक है। क्षार धातुओं में हमारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को देखिए कि कंपैरिजन हम हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं तो ये विद्युत धनात्मक होता है हाइड्रोजन हमारा। अपचायक होता है मतलब इसमें अवकरण का गुण पाया जाता है। हाइलाइट बनाता है, ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन तो हाइलाइट बनाएगा। ऑक्साइड भी ये बनाता है रिएक्शन करके। लेकिन हाइड्रोजन के साथ समानता देख लीजिए आप। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, द्विव परमाणु का अणु बनाता है। ये भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करके द्विव परमाणु का अणु बनाएगा। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और देखिए आपका हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये भी द्विव परमाणु बनाता है हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन भी एक अधातु ही है। कह रहा है हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए ये भी हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी बनाता था। तो इसका गुण मैच हो रहा है, हाइड्रोजन का गुण हाइड्रोजन से मैच हो रहा है। तो इसीलिए पता नहीं चल रहा है कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन वाला में रखें कि कहाँ इसको रखें। हाइड्रोजन के गुण क्षार धातुओं का हाइड्रोजन
दोनों से मैच कर रहा है। कह रहा है हाइड्रोजन से क्षार दत्त और हैलोजन दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका निश्चित स्थान तय नहीं हो पाया। इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल में बता ही नहीं पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें, हैलोजन के साथ या अलग रखें। आगे है तत्वों का असंगत क्रम। तत्वों को सही से क्रम में नहीं रखा गया। मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, हाँ अभी तक जो वैज्ञानिक आए हैं सारे तत्वों को सजा रहे हैं ना, ये सब परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही सजा रहे हैं। जितने भी वैज्ञानिक अब तक आए हैं आप लोगों ने देखा होगा कि सब किस तरह से सजा रहे हैं, तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को सजा रहे हैं, एलिमेंट को। लेकिन कुछ स्थानों पर यह नियम लागू नहीं हो पाया, मतलब कि पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर ये आर्गन को और पोटेशियम को आप देखिए, आर्गन के बाद की रखा गया है। देखिए आर्गन, आपका आर्गन का परमाणु द्रव्यमान जब 40 है और पोटेशियम का 39 है, तो आप बताइए कि सबसे पहले पोटेशियम होना चाहिए ना, उसके बाद ना आर्गन होना चाहिए। तो यहाँ आर्गन पहले आ गया, पोटेशियम बाद में आ रहा है, तो ये भी एक दोष हो गया। यहाँ देखिए इसी तरह से कोबाल्ट और निकेल है, तो कोबाल्ट के बाद निकेल रखा गया है, जबकि कोबाल्ट का देखिए 58.9 है, निकेल का 58.7 है। तो आपको सबसे पहले निकेल आना चाहिए, उसके बाद कोबाल्ट आना चाहिए। 3 है और आयरन है के बाद आई रखा गया है। देखिए तो यहाँ पर इसका 127.6 है और इसका 126.9 है, तो बताइए आयोडीन पहले होना चाहिए ना, ये भी इसका दोष पाया गया। कुछ तत्वों का क्रम बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के नियम के अनुसार नहीं था, फॉलो ही नहीं हो रहा था, इसलिए यह मेंडलीव कावर सारणी की एक प्रमुख कमी थी। उन्होंने जैसे तैसे परमाणु मतलब रख दिया, बहुत कुछ बताया, लेकिन पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाए। आगे है हमारा मेंडलीव कावर सारणी के दोष में कि समान एवं असमान तत्वों की समस्या, हाँ ये भी दिक्कतें थी। कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग रो में रखे गए, कुछ तत्वों के मतलब गुण मैच हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अलग अलग वर्ग में रख दिया, अलग अलग आवर्त में वो चला गया, तो वहां भी दिक्कत है। कह रहा है देखिए यहाँ पर कॉपर और एच पारा, इसको 1 के बी में रखा गया है, ठीक है। यहाँ चांदी और यहाँ टीन है, थैलियम है, टी आई, इसको सेकंड के बी में रखा गया, इसी तरह इसको भी रखा गया। लेकिन यहाँ पर ही देखिए कॉपर एजीएयू, कुछ तत्व असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में रह गए। यहाँ तो ठीक है कि समान वाले एक में रह रहे हैं, ठीक है, एक समान गुण वाले तत्व यहाँ अलग अलग लोग में रह, यहाँ पर ही देखिए अलग अलग वर्ग में रखे गए, मतलब एक तरह से गुण कुछ कुछ का मैच हो रहा है, फिर भी अलग अलग वर्ग में रख दिए गए। इसी तरह से यहाँ भी असमान गुण वाले तत्वों को भी अलग अलग में रख दिए गए, जबकि एक तरफ देखिए कॉपर आर्गन सोना चांदी ये सभी एक इस वर्ग में रखे गए, लेकिन इनका सबका गुण मैच नहीं होता है, ये अलग अलग अवस्था में भी पाए जाते हैं। इसी तरह से इसको इसमें रखा गया, मतलब उनके गुण मैच न हो रहे हैं, फिर भी एक वर्ग में क्यों रखा जा रहा है, ये भी दिक्कत थी। इसी प्रकार वर्गीकरण पूरी तरह से सही नहीं था, मतलब संतुष्टि नहीं मिल पाया कि ये सही है। कुछ समान तत्व अलग अलग वर्गों में तथा कुछ असमान तत्व एक ही वर्ग में रखे गए, कुछ समान को एक में रख दिया गया, कुछ अलग रख दिया गया। अब देखिए समस्थानिकों का स्थान, इनको कहाँ रखा जाए। कह रहे हैं कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, हाँ इनका रासायनिक गुण तो समान होता है, लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं ना, ये अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। गुण समान हो गए लेकिन द्रव्यमान बदलते रहती है। देखिए यहाँ कॉपर कार्बन को आप है, इनका समस्थानिक गुण है, देखिए ये इसका परमाणु द्रव्यमान देखिए 12 है, 13 या 14, बदल गया ना, परमाणु द्रव्यमान चेंज हो गया, बल्कि है तो कार्बन ही है, तो ये इनके समस्थानिक है, चेंज हो गया। यहाँ भी आप देख लीजिए मेंडलीव के सारणी में इनका अलग स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका। पता ही यही चल रहा था कि हम समस्थानिक को किस तरह कहाँ पर व्यवस्थित करें, क्योंकि मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था, इसलिए इनको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इसको किस ग्रुप में हम रखें, ताकि इनको सबका मैच कर जाए गुण, और किस गुण से इनका मैच कर रहा है। कार्य है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होने के बावजूद उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण, हाँ परमाणु द्रव्यमान तो इनके अलग हैं, गुण तो समान है, इनको एक वर्ग में रखा जा सकता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जा रहा है पीरियोडिक टेबल, तो कैसे आप इसको एक साथ रख सकते हैं, इसीलिए इनको दिक्कत आने लगी थी। आवर्त सारणी में इनकी स्थिति स्पष्ट ही नहीं हो पाई कि इनको रखा कहाँ जाए।
नेक्स्ट है आपका 8वें वर्ग के 3 तत्व। हमने आपको दिखाया था तो बहुत सारा खाली हमने बताया कि इसलिए छोड़ा गया है ताकि भविष्य में जो तत्व आए उनको रखा जा सके। लेकिन 8वां वर्ग आपने देखा था, आवर्त तो 7 थे लेकिन वर्ग आपका 8 थे। उसमें आपने देखा होगा कि सभी वर्ग को बी में बांटा हुआ था उपवर्ग में। लेकिन जब 8 को आपने देखा, हमने बताया था आपको कि वहां 3 में बांट दिया, जो कि देखने में भी सही नहीं लग रहा था। 8वां जो वर्ग था उसको 3 में डिवाइड कर दिया गया। 8वें वर्ग को 3-3 तत्वों के एक साथ रखा गया, इस तरह से कर दिया गया था। कह रही है, देखिए एग्जाम्पल है आपका, इस सारणी में असंगत दिखाई देती थी, मतलब अच्छा नहीं दिखता था कि सब ए बी में बटा हुआ है और 8वां जाके 3 वो बट गया उपवर्ग में, तो ये भी अच्छा नहीं था। 8वें वर्ग के 3-3 वर्गों के साथ रखने में सारणी में असंगत उत्पन्न हुई, इसलिए 8वें वर्ग की व्यवस्था को उचित नहीं माना गया, इसलिए भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया कि ये सही नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख 2 शब्द देख लीजिए कि क्या 2 संख्या। तो हमने सबको पढ़ लिया है लेकिन हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोजन का स्थान ये भी डिसाइड नहीं हो रहा था कि इसका संयोजकता बदल रहे, किसके साथ रखा जाए, इसका इनका गुण मैच कर रहा था हाइड्रोजन के साथ। तत्वों का असंगत क्रम ये भी नहीं पता चल रहा था किस क्रम में रखा जाए, इधर के उधर रख दिया गया, समान वाला का असमान में, असमान वाला का समान वाला में। इस तरह से आपका समान एवं असमान तत्वों की समस्या भी आपको दिखाई दिया था। समस्थानिकों का स्थानीय डिसाइड नहीं हो पाया कि पीरियोडिक टेबल में हम इसको कहाँ रखें। 8वें वर्ग में 3-3 तत्व देखकर ही सबको असंगत पीरियोडिक टेबल दिखने लगा। इस कमियों के बाद भी आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा दूर किया गया। जब आधुनिक आवर्त सारणी अब आएगा इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं, तो इस जो कमियां इनके बीच में रह गई थी ना उसको पूरा कर दिया गया, उसमें दूर कर दिया जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो आएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।